एशिया कप 2022 के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना पहला मैच खेला एक बायलैटरल T20 सीरीज में, लेकिन दोनों की हारने की कहानी वही है। भारत 208 करके भी डिफेंड नहीं कर पाया और पाकिस्तान जो इंग्लैंड की बी टीम के सामने खेल रही है उसके सामने भी हार गई। भारत का अगर मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था इस मैच के अंदर, तो उसके बावजूद भारत की जो बॉलिंग है वो डिफेंड नहीं कर पाई। एशिया कप में जब रोहित शर्मा ने कहा कि टॉस की वजह से मैच हार रहे थे, अगर वहां पे 200 भी स्कोर कर लेते थे तो भी आप डिफेंड नहीं कर पाते थे। इसका आपको एग्जाम्पल पिछले मैच में मिल चुका है। उसी जगह पे पाकिस्तान ने दो नए प्लेयर्स को ऐड किया, हैदर अली और शान मसूद। इन दोनों की पहली मैच थी तो शायद इसलिए इन दोनों पे इतनी तनकीद नहीं हो रही है, लेकिन जो उनका मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो फिर से बरकरार रहा। इस बार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था, 9 ओवर में 85 रन स्कोर कर दिए थे। उसके बावजूद ये 164 तक ही पहुंच पाए। यानी कि सीरीज नहीं है, लेकिन दोनों टीमों की स्टोरी वैसी की वैसी ही चल रही है। इससे अच्छा दोनों को एक साथ खिला दो तो शायद दोनों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। हेलो एंड वेलकम बैक टू चेंज व्यू। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बॉलिंग की और भारत की अप्रोच से साफ हो गया था कि कम से कम 200 तक का टारगेट देख रहे हैं, क्योंकि मोहाली में भी उतना ही ड्यू होने वाला था जितना हो रहा था यूएई में। इसलिए भारत को कम से कम 190-200 स्कोर करना था। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, लेकिन जिस तरह से बैटिंग की थी केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने, ऐसी बैटिंग देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप में भी, और उन्होंने उसी तरह से परफॉर्म किया। और साथ ही परफॉर्म किया हार्दिक पांड्या ने। उन्होंने आखिर के 3-4 ओवर में बहुत ही शानदार बैटिंग की, जिसकी वजह से भारत का जो स्कोर 190-195 तक अटक सकता था वो 208 तक लेके गए। दिनेश कार्तिक भले ही फेल हुए, लेकिन उनको काफी टाइम के बाद मौका दिया गया था, तो शायद अगले 5 मैचेस जो भारत के पास है T20 वर्ल्ड कप तक, वहां पे उन्हें कंटिन्यूस मौके देने चाहिए। भारत ने 208 स्कोर कर लिए। अब आते हैं हमारी बॉलिंग पे। भारत ने एशिया कप में 170 और 180 डिफेंड नहीं किया था, तो अब जब 208 का स्कोर लग चुका था तो सभी को लग रहा था ये स्कोर इनफ है और ये इतना स्कोर तो डिफेंड हो जाना चाहिए। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास डेविड वार्नर, मार्कस स्टॉयनिस और मिचेल मार्श ये तीनों अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जिस तरह से बैटिंग की कैमरून ग्रीन ने और जिस तरह से शुरुआत की एरन फिंच ने उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर कर दिया था कि स्कोर चेस करने की तरफ जा रहे हैं। और उसी तरीके से पहले 10 ओवर में उन्होंने तकरीबन 110 रन स्कोर कर दिए थे। आखिरी के 10 ओवर में सिर्फ 100 रन चाहिए थे, लेकिन यहाँ तक वो पहुंचे कैसे? भारत की फील्डिंग एशिया कप से लेकर अब तक इतनी खराब रही है कि भारत ने हर गेम में कैच छोड़ा है, मिनिमम एक कैच छोड़ा है, और साथ ही मिस फील्डिंग अलग से की है। इस गेम में जिस तरह से कैच छोड़ा अक्षर पटेल और केएल राहुल ने, ये हाथ के बहुत ही सिंपल कैचेस है जो लोकल लेवल पे भी लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन इन कैचेस की वजह से कैमरून ग्रीन ने एक शानदार पारी खेल ली और 60 के ऊपर स्कोर कर दिया। साथ ही सपोर्ट किया स्टीव स्मिथ ने, जिन्होंने 34 रन की पारी खेली थी। ब्रेक के बाद पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने कैमरून ग्रीन को आउट कर दिया था। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 3 विकेट ली थी, जबकि बाकी के बॉलर्स का अगर आप मिला ले तो 15 ओवर में उन्होंने 190 रन दिए हैं। अक्षर पटेल के अलावा कोई भी बॉलर उस तरह से इंपैक्ट कर ही नहीं पाया। अक्षर पटेल ने शुरुआत से दबाव बनाया और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। उनकी बॉलिंग पे भी कैमरून ग्रीन का कैच छोड़ा था और उन्होंने खुद ने कैच छोड़ा था कैमरून ग्रीन का हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पे। लेकिन जो हमारे लिए दिक्कत है वो है भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जब भी ड्यू होता है या जब भी एक फ्लैट ट्रैक होता है, उनकी एक यूएसपी हुआ करती थी जब भी वो खेलते थे आरसीबी के लिए, कि वहां के पिचेस जो है वो बहुत ही फ्लैट हुआ करती थी और उसके बावजूद वो अच्छी बॉलिंग करते थे। लेकिन पिछले कुछ मैचेस में उनका फॉर्म बहुत ही खराब रहा है। एशिया कप से लेकर अब तक वो रन कंसीड कर रहे हैं और इसी वजह से भारत का जो मिडिल ओवर्स का फेज है वहां पे भारत कंसिस्टेंटली विकेट नहीं ले पा रहा है। उसके साथ ही दिक्कत की बात है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है। एशिया कप में 2 बार उन्होंने 19 ओवर डाला था। एक बार उन्होंने 19 रन दिए पाकिस्तान के खिलाफ और एक बार उन्होंने 15 रन दिए श्रीलंका के खिलाफ। तो अब इस मैच में जब अक्षर पटेल ने आपको एक मैच बना के दे दिया था और ऑस्ट्रेलिया को 4 ओवर में 55 रन चाहिए थे, वहां पे भुवनेश्वर कुमार की 2 ओवर थी, हर्षल पटेल की 1 और युजवेंद्र चहल की 1। वहां पे भारत को स्कोर डिफेंड कर देना चाहिए था। कितना भी ड्यू हो, भारत को 4 ओवर में 55 रन डिफेंड कर देने चाहिए थे। और फिर से भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ही खराब बॉलिंग की और उतनी खराब बॉलिंग की हर्षल पटेल ने। भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर में 31 रन दे दिए थे जब उन्होंने 17वां और 19 ओवर डाला था। तो ये बात तो कंफर्म है, जैसा इरफान पठान ने कहा कि भारत को भुवनेश्वर कुमार को डेथ ओवर में सिर्फ एक ही ओवर के लिए यूज करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इनको यूज करेंगे तो फिलहाल उनके पास वो पेस नहीं है जो आपको डेथ ओवर्स में चाहिए। वो यॉर्कर भी नहीं डाल रहे और उस तरह के स्लो रन भी नहीं डाल रहे, ज्यादा से ज्यादा लेंथ और शॉर्ट बॉल रखे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मार पड़ रही है। दूसरा आते हैं हर्षल पटेल पे। हर्षल पटेल इस साल T20 में अपनी बॉलिंग में 28 छक्के खा चुके हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 28 छक्के खाए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हर्षल पटेल भले ही अच्छे फॉर्म में, भले आपको विकेट्स लेके दे रहे हैं, लेकिन उनके जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत ही खराब चल रही है। अगर डेथ ओवर्स में हर्षल पटेल 22 रन 23 रन देते हैं तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी एक इंजरी से आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने भारत के पिछले 25 T20 मैचेस में सिर्फ 3 ही मैच खेली है, क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेज हुआ जा रहा था। अब ये दिक्कत के बाद भारत को ये हो रही है कि हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह दोनों इंजरी से रिकवर हो रहे हैं। अब भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, तो भारत की जो डेथ बॉलिंग है वो फिलहाल एक दिक्कत की बात है। हरदीप सिंह साउथ अफ्रीका के सीरीज में आ जाएंगे तो शायद भारत की वो दिक्कत थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में। पिछली बार जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया था, वहां पे भी इंग्लैंड ने अपनी बी टीम खिलाई थी, क्योंकि जो उनकी जो मेन टीम थी उन सभी को कोविड हो चुका था।
तो कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको बेन स्टोक्स जो इस टीम की कप्तानी कर रहे थे उनको प्लेयर के नाम मालूम थे, ना उनके बारे में कुछ जानकारी थी। उसके बावजूद पाकिस्तान वहां पे इंग्लैंड से हार गई थी। और इस बार भी जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आई है या जो पहली मैच खेली उसमें बेन स्टोक्स नहीं थे, जॉस बटलर नहीं थे, जेसन रॉय नहीं थे, क्रिस जॉर्डन नहीं थे, मार्क वुड नहीं थे, क्रिस वोक्स नहीं थे, जॉनी बेरस्टो भी नहीं थे और जोफ्रा आर्चर भी नहीं थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने मैच हार गई। पाकिस्तान के जो ओपनर्स है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं, जबकि इस मैच में उन्होंने 9 ओवर में 85 रन स्कोर कर दिए थे। लेकिन बाबर आजम ने जो अच्छा स्टार्ट किया था, जो 7 से 11 का जो फेज है वहां पे फिर से वो स्लो हुए थे, जिसकी वजह से उनके जो 9 ओवर में 100 रन हो सकते थे वो सिर्फ 85 तक सीमित रह गए। लेकिन उनका जो मिडिल ऑर्डर वो फिर से फेल हो गया है। पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर में खासकर 3 लोग, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह और आसिफ अली, इन्होंने पिछले 2 साल में जितनी मैचेस खेली है तो 7 से लेकर 15 तक के जो ओवर्स है वहां पे उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 100 है या 100 के नीचे की है। इस बार शान मसूद और हैदर अली इनको खिलाया गया काफी टाइम के बाद। हैदर अली ने काफी टाइम के बाद मैच खेला है और शान मसूद का तो ये डेब्यू था, तो शायद उन पे इतना क्रिटिसिज्म फिलहाल नहीं बनता है क्योंकि ये सीरीज जो है 7 मैच की सीरीज है, तो उन्हें काफी मौके दिए जाएंगे और उसके बाद शायद इन पे जजमेंट हो कि अच्छा खेल पाते या नहीं। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी तरीके से चेस किया। एलेक्स हेल्स को काफी टाइम के बाद इंग्लैंड की टीम में मौका दिया गया है। उन्होंने पूरी इनिंग्स को कैरी किया और उनका जो पीएसएल का एक्सपीरियंस है वो उन्होंने यहाँ पे यूज किया। साथ में ब्रुक्स जो बहुत ही यंग प्लेयर है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। लेकिन जो दिक्कत की बात थी पाकिस्तान के लिए वो थे इनके पेस बॉलिंग। पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उनको यहाँ पे इसको डिफेंड कर देना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग ऑर्डर है या बैटिंग लाइनअप है वो काफी इनएक्सपीरियंस है। उसके बावजूद इसको डिफेंड नहीं कर पाए, जबकि शाहनवाज दानी, नसीम शाह, हारिस रफी तीनों खेल रहे थे। शादाब खान के बदले उन्होंने उस्मान कादिर को खिलाया जिन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की। मोहम्मद नवाज ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की, लेकिन इनको जो विकेट्स चाहिए थी वो ये लोग नहीं ले पाए। हारिस रफ और मोहम्मद नवाज इन्होंने कंटेन वाली बॉलिंग की, लेकिन उनको चाहिए थे विकेट्स, क्योंकि बाकी के जो बॉलर है वो रन कंसीडर कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने मैच हार चुका है। भारत और पाकिस्तान दोनों के देखना है कि अगले जो उनके पास मैचेस है, भारत के 5 और पाकिस्तान के 6, वहां पे उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन सेट करना है। अगर कॉम्बिनेशन सेट किए बगैर ये दोनों टीम T20 वर्ल्ड कप में जाती है तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। ये हमने बात पिछली वीडियो में भी की थी कि अगर भारत के पास सेटल 11 नहीं होगी T20 वर्ल्ड कप के पहले तो उन्हें बहुत ही दिक्कत का सामना हो सकता है। अगर हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो नागपुर में खेला जाने वाला है, महाराष्ट्र में फिलहाल बारिश बहुत जोरों से हो रही है, तो शायद ये मैच वॉश ऑफ भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। और अगर ये मैच छोटा हो जाता है तो उस कंडीशन में भारत की जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है वो शायद कम हो जाएंगे और शायद एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ भारत खेले। ऋषभ पंत को शायद तीसरे मैच में मौका मिलेगा, दूसरे मैच में शायद उनको मौका फिलहाल नहीं मिलेगा और भारत दिनेश कार्तिक के साथ ही जाएगा। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि भारत और पाकिस्तान अपनी बैटिंग में किस तरह से अप्रोच अपनी मेंटेन रखते हैं और अपनी बॉलिंग में किस तरह से वेरिएशन लाते हैं या किस तरह से चेंजेस करते हैं। तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।